हमने कहा था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम सबसे पहले कृषि पर बात करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? उद्योग। हम आते हैं उद्योग पे। उद्योग में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसके पहले हमने कृषि का पूरा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है सेगमेंट। ठीक है। तो उद्योग में हम चर्चा करेंगे 18वीं सदी में उद्योग। उद्योग की प्रकृति। दूसरा पॉइंट रहेगा उद्योगों के पतन के कारण। हम कारण की चर्चा करेंगे, कारण के साथ ही हम प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे खत्म हुआ। हम एक साथ ही इस दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। पहले इस पे हम थोड़ा समझेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। अब प्रक्रिया के बाद हम परिणाम, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक पक्ष होगा उद्योग में। और फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास। ठीक है। साथ के साथ जहां जरूरत होगी वहां कुछ हम तथ्यात्मक जानकारी भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखें कि 18वीं सदी में या अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया उस समय उद्योगों के बारे में क्या स्टेटस था भारत का, है ना। हम दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं उद्योगों को। एक हम डिवाइड कर सकते हैं शहरी उद्योग, एक हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रामीण उद्योग। शहरों में किस तरह का उद्योग प्रचलन में था जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता? तो कपड़ों को लेकर भारत पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। सूती कपड़े, रेशमी कपड़े। ठीक है। और भी जैसे गर्म शॉल की बात की जाए, कश्मीर है उसका सेंटर था, आगरा लाहौर सेंटर था। ठीक है। हम दरियों की बात करें, हम कारपेट्स वगैरह की बात करें, इन सब का भी निर्माण होता था मिर्जापुर के अंदर, पानीपत के अंदर, और भी अलग अलग सेंटर थे इसके। कपड़ा से संबंधित बहुत सारा कारोबार हिंदुस्तान में था। रेशम के बहुत सारे सेक्टर थे, सूती वस्त्रों के बहुत सारे सेक्टर थे। ठीक है। दरियों का जो है हम कह सकते हैं कि कारपेट का, कालीन का, बड़े पैमाने पर शॉल का निर्माण होता था। इन सब का एक्सपोर्ट होता था। प्रायः हमें एक ही चीज था कि यूरोपियन व्यापारियों का भारत आने का एक ही जो है महत्वपूर्ण आकर्षण था, कपड़ा और मसाला। और भी सहयोगी रीजन बने, ये मेनरी रीजन थे। तो कपड़ा उद्योग था जो बहुत प्रचलित था भारत के अंदर। इसी के साथ देखा जाए तो शहरों में विलासिता से संबंधित वस्तुएं सी। विलासिता कहने का मतलब जो सुख सुविधाओं से संबंधित होती हैं। जैसे आज मान लो मोटर कार है या एसी है, इन सब की सुख सुविधाओं में हम काउंट करते हैं। उस समय ऑब्वियसली से सब चीजें नहीं थी। बट शासक या अमीर व्यक्ति, ठीक है, इतने महंगे वस्त्र या जो बर्तन है या जो भी चीजों को अब वो उपभोग कर रहा है वो तैयार है, आभूषण है, जिसको लग्जरी माना जाता था। तो शहरों में लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें भी प्रचलित थी, लेकिन खास लोगों के लिए। शहरों में हथियार का निर्माण भी होता था, पारंपरिक हथियार। ठीक है। आभूषण, इसके अलावा चमड़ा उद्योग, नौ परिवहन उद्योग। ठीक है। नौ परिवहन उद्योग, ये सारी चीजें शहरों में मुख्यतः प्रचलित थी। ठीक है। क्योंकि जब हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो इसका एक्सपोर्ट करते थे उद्योगों में, बाकी चीजें एक तरीके से उपभोग के लिए थी, खपत होता था उसका। इन सभी चीजों का उत्पादन कैसे होता था, है ना। जो भी चीजें बन रही हैं शहरों में उसका उत्पादन कैसे होता है?
ऑब्वियस सी चीज है कि मशीन का यूज नहीं होता था, हाथ से होता था। कारीगर की भूमिका थी इसमें। ठीक है, कारीगर की भूमिका थी इसमें, हाथ से उत्पादन होता था। जितने भी राज्य थे, राजकीय कारखाना, राजकीय कारखानों में उत्पादन, जैसे बंगाल, अवध, पंजाब, मैसूर, सबकी फैक्ट्री है। सबके पास फैक्ट्री का मतलब मशीन वाली फैक्ट्री नहीं, वहाँ अलग अलग, जैसे हथियार का अलग, कागज का अलग काम हो रहा है, कपड़ों का अलग काम हो रहा है। ठीक है, तो राजकीय कारखानों में उत्पादन होता था, कारीगर की भूमिका होती थी, हाथ से उत्पादन होता था। यानी शहरों में राज की जरूरत के लिए अलग सी चीजें थी, प्लस और भी इंडिपेंडेंट उत्पादन करने वाले थे, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया था, तो कारीगर बल्क में उत्पादन करते थे। कई बार ऐसा होता था कि व्यापारी जो है, किसी को पैसा पकड़ा दिया, भाई ये लो हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो किसी कारीगर को वो हायर करते थे और बड़े जो है व्यापारी को किसी को सौंप देते थे। तो इस तरह से उत्पादन होता था, मशीनों का प्रयोग नहीं होता था कहीं भी। ठीक है, और खरीदार कौन थे इससे, इसके? ऑब्वियस से है, जो हमारे शासक वर्ग हैं वो इसके खरीदार थे, जो व्यापारी हैं वो इसके खरीदार हैं, देश और विदेशी व्यापारी, जो शहरी जनता है वो इसके खरीदार हैं। कुछ एक चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाया करती थी, तो खरीदार कौन थे? शासक वर्ग खरीदार था। खास करके विलासिता उद्योग का, जो है हथियार उद्योग का, शहरों में आभूषण, ये विलासिता और हथियार का सबसे बड़ा खरीदार था। कपड़ों की भी खपत अच्छी खासी होती थी, महंगे कपड़े जो होते थे, महंगे वस्त्र। इसी तरीके से देसी और विदेशी व्यापारी भी, देसी भी और विदेशी भी। पॉइंट साथ के साथ आप लिखते चलेंगे, क्योंकि इसको बस समझना है आपको, तभी आप पतन पे एक व्यू बना पाएंगे कि पतन कैसे हुआ, किसका हुआ, है ना। देसी विदेशी व्यापारी, जो शहरी जनता है, ठीक है, शहरी लोग, वो भी खरीद रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, केवल बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार, तीन बड़े सेंटर थे। मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता था, ढाका सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। केवल बंगाल, बंगाल की बात करें हम। अवध भी अपने सूती कपड़ों और चिकन के काम के लिए जाना जाता था। सूती कपड़ों के लिए अवध भी जाना जाता था, उसके भी कुछ सेंटर थे। मसूरीपट्टनम एक बड़ा सेंटर था, ऐसे करके कई सेंटर थे, सूरत, आगरा। उस समय आप एक बार आप क्या करना, बिपिन चंद्रा वाली किताब जो पहला चैप्टर है, उसमें एक मैप दिया हुआ है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो आखिरी के 4 पेज में सोसाइटी और इकोनॉमी का जिक्र है। इकोनॉमी 3 पेज में एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक मैप दिया हुआ है। मैप में प्रमुख केंद्रों का जिक्र ऐसे दिखाया गया है, कहाँ कहाँ क्या उत्पादन होता था। ठीक है, एक बार नजर नजर वहां वैसे ही दौड़ा लेना। मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, बट डिमांड अच्छी खासी है, खपत हो रहा है। ठीक है, हम ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, आभूषण के प्रति देखो लगाव बहुत रहा है, चमड़ों पे भी काम जो है यूज होता था, कागज पे भी, नौ परिवहन पे भी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कपड़ा उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में जो कपड़ा बनता था, वो कपड़ा एक्सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए जाता था। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग, लकड़ी से कुछ काम, चमड़े का काम, बर्तन, आभूषण पे थोड़ा बहुत काम, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, होता क्या था कि जैसे एक किसान है, एक किसान पूरे 12 महीने तो खेती होती नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, तो बचे हुए टाइम में कुछ थोड़ा बहुत और भी दूसरा काम करके अपनी आजीविका, कुछ कपड़ों के निर्माण से जुड़ गया, कुछ लकड़ी के काम से जुड़ गया, कुछ ना कुछ बागवानी से जुड़ गया, किसी तरह से कुछ अतिरिक्त पशुपालन से जुड़ गया। केवल एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी नहीं होती थी। तो इस तरह के शिल्प हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं।
कोई मशहूर सेंटर की जानकारी नहीं मिलेगी आपको। ऑब्वियस से ये भी उत्पादन हाथ से हो रहा है, क्योंकि मशीनों का इसमें कोई रोल है नहीं। और जो इसको खरीदार हैं वो स्थानीय लोग हैं। खरीदार कौन है? स्थानीय लोग। कभी कभी जब आप किताब पढ़ोगे उसमें एक शब्द यूज किया जाएगा, भारतीय गांव प्रायः आत्मनिर्भर थे। कई बार आपको ये शब्द मिलेगा। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब नहीं कि अलग से वो स्वायत्त स्वायत्त या स्वतंत्र इकाई थी। बेसिकली खेती का जो उत्पादन हुआ वो उपभोग हो गया, बाकी जो बाजार में बिका सो बिका। उपभोग प्राथमिकता होती थी। इन सब चीजों को भी उपभोग के लिए खरीद लिया गया। तो जो शहरी बहुत दो चार पैसे वाला वर्ग वर्ग है वो कभी शहर आ गया, कुछ चीजों को लो गया, वरना ये सारी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेते थे। तो उपज स्थानीय स्तर पे हो गया, औद्योगिक जरूरतें स्थानीय स्तर पे हो गई, और किसी की जरूरत है जैसे धोबी की जरूरत है, बढ़ई की जरूरत है, ठीक है, या किसी चमड़े की वस्तुओं की जरूरत है, या बर्तन की जरूरत है, तो स्थानीय स्तर पर हर तरह के उत्पादन करने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, या कोई धातु का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत मुद्रा में बहुत लेन देन होती थी। वो मिट्टी का बर्तन पहुंचा देगा, बदले में उसको अनाज। ग्रामीण समाज में कुछ इस तरह के नेचर ठीक ठीक यही डोमिनेंट था हिंदुस्तान के अंदर। सारी जरूरतें, ऐसा नहीं हो जाता कि गांव के लोगों की सारी जरूरतें स्थानीय स्तर पे, जैसे मान लो लोहे का उपकरण चाहिए, नमक चाहिए उसको, और भी कुछ चाहिए, तो उसको शहरों में जाना पड़ता था। कभी कोई व्यापारी गया शहर से खरीद के लाया, जरूरतें पूरी हो गई। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि एकदम शहरों से अलग थलग हैं, लेकिन जरूरतों को पूरा कर ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं सभी को? तो इस तरह की स्थिति थी। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि अधिकांश तो उद्योग को चुनौती मिलेगी, उसपे सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग को चुनौती मिलेगी। शुरुआती फेज में थोड़ा कम, लेकिन बाद में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होगी तो भारतीय कपड़ा उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। यदि आप कोई नोट्स किताब पढ़ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आंकड़ा दिया हुआ है 1793-94 में ब्रिटेन से मुश्किल से 150 पाउंड के कपड़े वहां जो है रहते थे भारत में, और 1813 तक आते आते 15-17 वर्षों में 1,10,000 पाउंड कपड़े भारत आने लग गए। जैसे जैसे वहां औद्योगिक क्रांति होती गई वहां प्रेशर बनता गया, क्योंकि वहां के उत्पादों को भारत में जगह बनाएंगे आपस में। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहला चैप्टर है उसमें यह बताया गया है कि भारत में उद्योग कैसा था, खरीदार कौन था। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय उद्योगों का पतन होगा, तो किन उद्योगों का पतन होगा और क्यों? इन्हीं उद्योगों का। पहले शहरी उद्योग, शहरों में भी विलासिता सबसे पहले जाएगा, फिर कपड़ा उद्योग, फिर ग्रामीण उद्योगों। रेलवे आने के बाद नुकसान होगा, लेकिन रेलवे के आने के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों की भी शुरुआत हो जाएगी। दोनों प्रक्रिया फिर साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो ये एक समझने के लिए था, पॉइंट कर लिया आप सभी ने। मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम आते हैं ब्रिटिश काल में उद्योगों के पतन के कारण। ब्रिटिश काल में उद्योगों के पतन के कारण। देखो, 1757 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया, और 1947 तक भारतीय उद्योगों को किसी न किसी रूप में नुकसान होगा। तो सबसे पहला कारण जो लेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति पर उदय। राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। जैसे जैसे शासक और शासक वर्ग बेकार होंगे, जब ये सब पे कब्जा करेंगे, वैसे वैसे विलासिता उद्योग, हथियार उद्योग, ठीक है, उनके हटते ही इन सब उद्योगों को बहुत तेजी से नुकसान होगा। ये पूरा 100 साल तक प्रोसेस चलेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, जो भारतीय शासक वर्ग था वो, उसकी आय कम होगी, तो ऑब्वियस है कि जिन उद्योगों को वो संरक्षण देता था वो उद्योग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे।
तो पहला हम देखेंगे राजनीतिक शक्ति के तौर पर उदय। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कंपनी के द्वारा बुनकर या कारीगर के ऊपर अत्याचार। कंपनी अपने फायदे के लिए, जो अंग्रेज कर्मचारी अधिकारी हैं, भारतीय कारीगरों को, वीवर को परेशान करेंगे, कई तरीके से परेशान करेंगे। जैसे किसी, जब मुनाफा छिन जाएगा तो लोग काम जो है छोड़ देंगे। इसी तरह से कच्चे माल पर एकाधिकार। कच्चे माल पर एकाधिकार, इससे भी भारतीय उद्योगों को जो है नुकसान होगा। फिर चौथे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण लेंगे वो होगा औद्योगिक क्रांति। जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति है, इससे भारतीय उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान होगा। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट की लिस्टिंग कर रहा हूं मैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। औद्योगिक क्रांति का भी जिक्र करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड होगा हमारा मुक्त व्यापार की नीति। फिर एक तरफा मुक्त व्यापार, वन साइडेड, एक तरफा मुक्त व्यापार, और कच्चे माल का निर्यात। कच्चे माल का निर्यात। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ और जो कारण होगा अंतर्देशीय सीमा शुल्क। अंतर्देशीय सीमा शुल्क, प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटिश उत्पादों को खरीदना। एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण होगा, रेलवे की भूमिका। ये ब्रॉड कारण है जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, हम एक एक करके जरा हम इसको समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटिश उत्पादों को खरीदना, और सातवें नंबर पर रेलवे की भूमिका। पहला रीजन लिखो आप,